भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं हूं नितिन, कहानियां सुनाता हूं। देखिए, ये बहुत बार आपने भी सुना होगा कि पुनर्जन्म होते हैं। ये भी सुना होगा कि कोई इंसान गुजर गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनट बाद वो दोबारा से जीवित हो गया। उसके बीच का जो कार्य होता है वो उस इंसान की बाकी की बची ज़िंदगी बदल देता है। और ये मैं सिर्फ ऐसे ही कही सुनी बातों पर नहीं बोल रहा हूँ। मैंने रियलिटी में एक ऐसे इंसान को देखा है जिसे घाट पे ले गए, क्रिया शुरू हो रही थी, लेकिन वो एकदम से उठकर बैठ गई। और उसके बाद वहाँ पर लोगों ने जो भगदड़ मचाई, मन में डर बैठा कि जिसको घर से शमशान घाट तक लेकर आए थे, अभी उनके शरीर को एक आखिरी विदाई देनी ही थी, उससे पहले वो उठकर बैठ गई। और हाँ, उसके बाद ऐसा नहीं कि कुछ मिनट बाद वो दोबारा गुजर गई, कम से कम 15-16 साल उसके बाद वो जीवित रही थी। देखिए, ये हमारी बहुत सारी जो क्वेरी हैं, बहुत सारे हमारे सवाल हैं, उसके जवाब बेहद मुश्किल हैं। किसी ने मुझे एक सवाल पूछा है, सॉरी मैं आपका नाम भूल गया, क्योंकि यूट्यूब पे जो नाम आता है ना सामने, यार वैसे ही उसे याद करना बड़ा मुश्किल है। आईडी ना जाने किस किस नाम से बनती है। उन्होंने कहा है कि क्या आत्मा, मतलब नेगेटिव एनर्जीज, हर किसी के घर में हो सकती हैं या हमारे घर में है? मैं इसका सवाल का मतलब जवाब देने में असमर्थ हूँ। पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। वो तो आप बताओगे कि आपको वहाँ जो फीलिंग हो रही है पहले भी ऐसी ही थी या कुछ बदलाव हुआ है। आप ना बात करना चाह रहे थे, तो मुझसे अच्छा है कि आप किसी भगत से बात करो जो आप चीज़ें पूछना चाह रहे हो। प्रिकॉशंस कैसे कैसे लेनी है वो मैंने बताई हैं, लेकिन अगर घर के किसी सदस्य पर कोई समस्या आ चुकी है तो मेरी या मेरे जैसे यूट्यूब पे सुनाने वाले जो कहानी है उनकी बातें सुनने का ज़रूरत ही नहीं है। आपको प्रॉपर किसी भगत से मिलने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल इंट्रो, फिर उसके बाद आकर बताता हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें गलती कल्पना की तो 1% भी नहीं है, लेकिन यह सबकी नज़रों में मूर्ख बन रही है। ये खेल कर रही है। ये अपने आप को सुनीता देवी जो बता रही है, इसने कोई पिक्चर देखी है, उसी का कोई दिमाग में इसके चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था। कल्पना भीतर ही भीतर मदद मांग रही थी। कल्पना की हेल्प के लिए कोई भी नहीं है। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले एक बार फिर से बोल देता हूँ, देखिए मेरा ये काम है। पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो अपनी ज़िंदगी में शेयर करना चाहते हो तो भेजना मुझे। ये कल्पना, विभू, दिव्या और कीर्ति, उनके बारे में जो कहानी चल रही है, सेकंड और फाइनल पार्ट है। कल्पना यहाँ कुछ वियर्ड सी एक्टिविटी कर रही थी। वो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे 60-70 साल पुरानी कोई कल्पना हो, पुरानी कोई सुनीता देवी हो, जिसे ये चलती सीढ़ियों पर कैसे चढ़ना है नहीं आता। ये लिफ्ट में पहली बार ज़िंदगी में आई थी। ये किसी के घर आती है तो सोफ़े कुर्सी पे बैठने की बजाय ज़मीन पर बैठना प्रेफर करती है। इसकी जो चीज़ें हैं, बात करने के शब्द हैं, सब में परिवर्तन आ चुका था। लेकिन ऐसा नहीं कि ये लगातार उसी तरीके से बात कर रही है। बीच बीच में ये मानो कि वो करवट लेती है और कल्पना वापस आती है। रात तकरीबन जब सब लोग सो गए तो कल्पना, दिव्या और कीर्ति एक रूम में थे और विभू दूसरे कमरे में था, और उस टाइम गेम खेल रहा था वो। तो कल्पना और दिव्या कीर्ति एक बेड पे थे, और दिव्या कीर्ति बोलते हैं कल्पना से कि देख, पूरा दिन जैसे तैसे निकल गया, लेकिन अब कोई बेकार की एक्टिविटी मत करियो। और मम्मी ने तेरे को साफ बोला है कि तू ज़मीन पर नहीं सोएगी, समझ आ रही है? हाँ हाँ ठीक है। कीर्ति ने कहा कि अगर कोई बात है कल्पना तो तू हम दोनों से शेयर कर सकती है, मम्मी पापा को नहीं बताना या चाचा को नहीं बताना, समझ आता है। हम तो तेरे बिल्कुल ख़ास हैं ना, हमें बता। उसने कहा मेरे से शायद एक गलती हो गई,
अब गलती सुन लेना, ये कितनी बड़ी गलती थी। क्या गलती हुई है? जब मेरे को पापा घर छोड़ने आ रहे थे ना तुम्हारे, तो एक जगह ट्रैफिक लगा हुआ था, भीड़ हो रही थी। तो पापा ने कहा था कि यहाँ से तू चली जाएगी ऑटो करके, मैं सीधा यहाँ पर आ गई थी। हाँ हाँ, पापा को ऑफिस का कोई ज़रूरी भी काम था और वो लेट हो रहे थे। हाँ हाँ, तो एक घर के आगे भीड़ लग रही थी, मैं न जाने उधर कैसे पहुंची, मुझे नहीं पता। किस घर पे गई थी? मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं पता। मेरा जो बैग है, जो ये जिसमें कपड़े हैं मेरे, इस बैग के साथ ही मैं उस घर के बाहर तक आई, बैग सब बाहर रखे और अंदर चली गई। तू जानती थी उन लोगों को? नहीं। घर का एड्रेस क्या है? नहीं पता। नहीं नहीं, चाचा ने तेरे को छोड़ा कहाँ पर था, कौन सा एरिया था? एरिया बता दिया। तो कहती है उसके आसपास सारी सोसाइटी बेकार है, वहाँ मतलब कोई आता जाता नहीं है, और वो जगह तो शायद पापा को बुलाती हूँ। एक मिनट। कीर्ति को भी डर लग रहा था। ये सारी बातें दिव्या बता रही थी। कल्पना को देखो कुछ नहीं समझ आ रहा, उसकी गलती क्या है। हाँ, अभी पता चलेगी कहानी में। ये फटाफट से गई और अब पापा को बुला कर लाई। उन्होंने पूछा कि कल्पना बेटा तू उस वाले एरिया में क्यों गई थी? वो इनके शहर का एक ऐसा अजीब सा एरिया है जहाँ काला जादू सिखाया जाता है। आपके लिए कोई चीज़ बनानी हो, आपको किसी का बुरा कराना हो, ऐसी चीज़ें कराई जाती हैं। और ये बार बार जिस सुनीता देवी का नाम ले रही है, ये एक ऐसी तांत्रिक थी जिसके बारे में ये कहा जाता था इसने न जाने कितने प्रेत पिशाच जिन्न अपने साथ रखे हुए हैं। ये वो गुजरी थी, और वो कैसे? जिस पर सुनीता देवी क्रिया पड़ रही थी उस पे जो पंडित जी का हाथ था, उन्होंने वो शक्ति वापस फेर दी। और ऐसा होता है अगर आप कोई चीज़ बुला रहे हो किसी के लिए और आप सही से नहीं बोल पाए, नहीं पढ़ पाए, और जिसके लिए आपने टोटका तैयार किया उसने कोई प्रोटेक्टिव अपना कवर बनवा रखा है। होता है भाई साहब ये चीज़ें, ठीक है? कीला बंधवाना या अपने लिए कोई चीज़ रक्षा कवच बनवाना, ये चीज़ें शक्तियों को वापस फेर देती हैं। तो वो जो वापस आएगी ना, उसे कभी कभी तांत्रिक भी कंट्रोल नहीं कर पाते। और सुनीता ने किसी का ज़्यादा भला तो किया ही नहीं था कभी। घर परिवार में सुनीता को छोड़िए, उनकी 2 बहू, बेटे, उनके हस्बैंड और तो और बच्चों भी ये सब विद्या को जानते थे। और सिर्फ सुनीता देवी नहीं, उस एरिया में कम से कम 20, 25, 50 हैं। जैसे ही ये सारी बातें कल्पना ने बताई तो विभू, दिव्या, कीर्ति की जो ममा है वो भी आ गई थी। उन्होंने कहा बेटिया एक काम करेंगे, सुबह हम यहाँ एक बड़ा हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ चलेंगे और बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। इसने कहा ताई जी मुझे लेकिन डर लग रहा है। बेटा डरने की कोई बात नहीं, ये बात तू सुबह भी तो बता सकती थी। दिव्या, कीर्ति कहते हैं कि सुबह से इसने हमसे इतनी बात करी ही नहीं है। तो ताऊ जी ने कहा, मतलब ये विभू, दिव्या, कीर्ति के पापा ने, कि अगर ये जो भी नाम ले रही है सुनीता देवी, इतनी देर से क्यों उसने मतलब इसको बोलने दिया, वो क्यों नहीं आई बीच में? तो एकदम कल्पना क्या कहती है, मैं सुन रही थी ये क्या बता रही है। और लड़की ने कुछ भी गलत ना बताया है, एकदम सही बताया है। मेरे मरने के बाद ही तो ये यहां पर आई थी, मेरे घर। अभी मेरी मुक्ति के लिए मुझे एक शरीर चाहिए था, कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं, अब मैं इससे करवाऊंगी। जब ये पूरे काम कर देगी तो मैं इसे छोड़ दूंगी, उससे पहले तू इसे लेकर कहीं नहीं जा पाएगा। और ये मैं एक तरह से चुनौती दे रही हूं। ये कल्पना ने बोला है, और जब बोला है तो हाँ, इसकी आवाज में इस वक्त परिवर्तन था। सुबह से ये जब से बात कर रही थी ऐसा कोई चेंज नहीं था, लेकिन जब आपने प्रेत पिशाच के बारे में बात कर ली, उसको आप पहचान गए, तो उसके छुपने का कोई फायदा नहीं। अब तो वो खुलकर आपके सामने आएगा। ऐसा ही होता है, जब तक आप उस चीज़ को छेड़ते नहीं हो, उसके एरिया में नहीं होते हो, तब तक वो शांति रहता है। अभी इसके पापा को फ़ोन कर दूं क्या? अरे नहीं, घर में सब सो रहे होंगे, रात में टाइम देख रहे हो, 12:30 बज रहे हैं। एक काम करो, विभू, दिव्या, कीर्ति एक कमरे में ही सो जाओ जाकर, और कल्पना बेटा मैं तेरे पास यहाँ सो जाऊंगी। हस्बैंड को बोला कि आप जाओ। कल्पना की आंखों में आंसू, ये चुपचाप, जी ताई जी। बेटा रो क्यों रही है?
ये जो सुनीता देवी है ना, इसको एक आइज से रिलेटेड समस्या थी। इसकी आंखों में पानी बहुत आता था। वही हो रहा है इसके साथ कल्पना के। 1-1:30 बजे कल्पना ने अपनी ताई जी को उठाया। अरे तेरे घर में बर्फ़ है, ज़रा बर्फ़ ले आइयो। ये सो तो पा नहीं रही थी। घर में जब ऐसा कोई हो जिस पर कोई प्रेत समस्या हो, नींद आनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन उसके पास लेटना बैठना बहुत बड़ी बात है भाई, हिम्मत चाहिए। उन्होंने कहा क्या चाहिए बेटा? कल्पना क्या चाहिए? बर्फ़ मांग रही हूँ। बर्फ़ है घर में? हाँ मैं लाती हूँ। ये थोड़ी सी बर्फ़ एक कटोरी में करके लाई। उन्होंने रुमाल से मैं लपेटी और आंखों को दोनों को धीरे धीरे भिगोना शुरू कर दिया, ठंडा ठंडा। ये सुनीता देवी को ना किसी वैद्य ने बताया था। सुनीता देवी लास्ट जिसके लिए कुछ पढ़ रही थी उससे बात करने लग गई। अब ये सारी चीज़ें सुनी है कल्पना की ताई जी ने, जो उनके पास बैठी हैं। उस आदमी औरत का नाम लेते हैं कि तेरा काम बन जाएगा, और जो मैंने तेरे लिए सामान तैयार किया है वो घर के मेरे तीसरे कमरे में है। ये बता दियो वो जो लोहे वाली अलमारी है उसमें सबसे ऊपर बना कर गई है, जा बता दियो। ये क्या बोल रही है तू? 1 मिनट सुनना। अपने हस्बैंड को आवाज़ दी कि ये नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी, आंखों पे बर्फ़ लगाकर ये लेट गई और ये सब बोले जा रही है कि मैंने अपने घर में तीसरे कमरे में ऐसी अलमारी में कुछ बना कर रखा है वो तेरे लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी बातें ना बेकार की कर रही है, ये कोई बात बना रही है। तो इनकी ताई जी ने कहा कि काम करते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग में 6 बजे करीब चलते हैं इसके घर, वहाँ जाकर पता करते हैं कि कल कोई सुनीता देवी गुजर गई थी क्या। इन्हें अभी तक नहीं पता है कि ये तांत्रिक बात कर रहा है, इन्हें तो सब कुछ बाद में पता चला। अब इस एरिया में ना ऐसा नहीं कि 100% सारे के सारे वही हैं तंत्र विद्या सीखने सिखाने वाले। यहाँ कुछ आपके हमारे जैसे भी हैं साधारण लोग। ये इत्तेफाक से उसी घर पे पहुँचे जो किसी सिंपल से इंसान का मकान था। अब ऐसे में बेच कर तो भागा नहीं जा सकता कि भैया क्या करें जब यहाँ पर सारे लोग वो कर रहे हैं। हाँ डर है, परेशानी है, वो अपनी तरह बनाने का पूरा कोशिश भी करते हैं, बट खैर। अब ये विभू, दिव्या, कीर्ति की मम्मा और पापा उस घर पर आए हुए थे। दरवाज़ा नॉक किया, वो बाहर आए। जी बताइए। अच्छा मुझे एक चीज़ पूछनी थी, माफ़ी चाहूँगा कि आपको सुबह सुबह हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम इस अस्पताल में डॉक्टर हैं दोनों। कोई यहाँ सुनीता देवी रहती है? भाई साहब हमसे बात मत करो। और सिर्फ सुनीता देवी क्यों, इस तरह के सारे ही हैं, जाओ। ऐसे बोला, दरवाज़ा बंद कर लिया। इस तरह के सारे ही हैं मतलब? अब ये अपनी वाइफ को बोलते हैं कि शायद मेरे से बात करने में उन्हें दिक्कत थी, तुम बात करो। ये थोड़ा सा पीछे हट गए। गाड़ी इस गली में आ नहीं सकती थी तो बाहर खड़ी करके आए थे। उन्होंने हाथ जोड़ा कि हमारी बिटिया के साथ कोई प्रॉब्लम है और हमें किसी ने बताया था सुनीता देवी के बारे में। अच्छा तो आप हमसे क्या चाहते हो? हम नहीं करते ये सारे काम। नहीं कौन से काम? कौन है सुनीता देवी? डॉक्टर है क्या है? तो उन्होंने कहा तुम पहली बार आए हो क्या इस गली में? जी। कहाँ रहते हो? इन दोनों ने अपना एड्रेस बताया। आप एक काम करिए, अंदर आइए। दरवाज़ा खोला, अंदर बिठाया गया, पानी ऑफर किया गया, चाय बनवाई। उन्होंने कहा देखिए जी, अपने दिल को थोड़ा मजबूत कर लो। जिसके बारे में आपने इतनी देर तक हमें कहानियाँ बताई, इतनी बातें बताई, और आपकी बिटिया है और कल्पना नाम है और अपने आप को सुनीता देवी बता रही है, तो किसी बड़े भगत को, ठीक है, जो अभी 2-1 महीने पहले भगत बने हैं वो नहीं कर पाएंगे, जो पुराने भगत हों। और अगर कोई आपको बाबा के ऐसे चेले मिलते हैं जो कि बाल ब्रह्मचारी हैं, वो इस सुनीता के सामने खड़े हो सकते हैं। 1 मिनट, ये सुनीता देवी हैं कौन, कहाँ रहती हैं? उन्होंने कहा वो गुजर गई है और वही है जो कि कल्पना के साथ है, और वो यहाँ सबसे प्रसिद्ध तांत्रिकों में है नहीं थी। उसकी कल मृत्यु हुई है। आपकी बिटिया को शायद मैंने यहाँ देखा है, क्योंकि इस गली के अधिकतर लोगों को हम जानते पहचानते हैं और कोई बाहर से इस गली में 99% नहीं आता। लोगों के मन में डर है इस गली को लेकर, यहाँ के लोगों को लेकर। लेकिन वो बिटिया यहाँ पर आई, बैग बाहर रखा था, हम तो अपने घर में से देख रहे थे, सामने वाला ही घर है। हाँ हमारी बिटिया ऐसे ही दिखती है और उसने वही कपड़े पहन रखे थे जो आप बता रहे हो। आपकी बिटिया वहाँ जाके बैठ गई थी उसके सिर के पास में। उस औरत को नहलाया भी है उसने। जो गुजरने के बाद करते हैं सभी चीज़ें वो उसने करी हैं। हमें तो ऐसा लग रहा था कि ये बिटिया शायद इनकी कोई नई स्टूडेंट है। आप अपनी बिटिया को किसी बड़े भगत के पास ले जाओ, समय नहीं है,
डॉक्टर साहब ने और मैडम ने बोला कि सर आप जो बोल रहे हो ना, प्रैक्टिकली इस बात को मतलब यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा कैसे हो जाएगा कि वो गुजर गई और वो अब हमारे घर में है। जो इंसान गुजर गया उसकी आत्मा इस पृथ्वी लोक पे तो रुकती नहीं है, ये तो सभी को पता है। उसने कहा किसने कहा? अकाल मृत्यु जो होती है, कोई गलती से किसी दुर्घटना में गुजर गया, उसे क्या मुक्ति मिल गई? जब तक उसका समय है वो आत्मा यहीं पर रहती है। और ये तो तांत्रिक थी, और ऐसी वैसी नहीं, एक एक दिन में कम से कम 50-50 लोगों के लिए चीज़ें तैयार करती थी, और हमें तो उसकी शक्ल से भी डर लगता था। वो रात में इस सड़क पर जब घूमती थी ना, कोई यहाँ नहीं निकलता था। उस वक्त कोई क्रिया पड़ती थी और लोग कहते थे कि इसके साथ 12-13 फीट ऊंची कोई औरतें चलती हैं। वो क्या चीज़ है किसी को नहीं पता। मैंने एक बार देखा है, और ऐसा मैं 100% बोल सकता हूँ कि उसने कितनी सिद्धि कर रखी थी जो उसका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाया। भाई साहब, हम तो इस मकान को यहाँ से छोड़कर बेचकर निकल जाएंगे। अब यहाँ पर रहना धीरे धीरे डरावना हो रहा है। या हम भी ये सारी चीज़ें सीखना शुरू करते हैं। कि एक मिनट, आपने ये सुनीता देवी का मकान कौन सा बताया? क्या करना चाहते हो आप डॉक्टर साहब? मुझे एक बार उनके घर जाके कंफर्म करना पड़ेगा। आप उसके घर जाओगे? जी जी। और उठो, तुम भी उठो। अभी हस्बैंड वाइफ उठे, जाने लगे तो उस आदमी ने कहा कि एक मिनट, क्या कर रहे हो आप? जिसके घर में आप जा रहे हो कंफर्म करने के लिए, अगर उसके घर से कोई चीज़ आपके साथ चली गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या पता आपको यहाँ पर कल्पना के माध्यम से सुनीता देवी ने भेजा हो। आप वही काम कर रहे हो जो प्रेत आपसे करवा रहा है। देखिए, हमें कंफर्म करना ज़रूरी है थोड़ा। मेरी वाइफ ने रात सुना है कि उसने कहा कि मैंने किसी फैमिली के लिए जो बनाया है, तीसरे कमरे में एक अलमारी के अंदर सबसे ऊपर रखा है। बस ये कंफर्म हो जाए। लाख मना करने के बाद भी ये डॉक्टर साहब और मैम पहुंच गए सुनीता देवी के घर। दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ एक आदमी आया बाहर। जी बताइए, ये सुनीता देवी का मकान है? हाँ, माँ तो गुजर गई हैं। बताइए क्या काम क्या है? आइए, दरवाज़ा खोलिए, अंदर आइए, बैठिए। आपका नाम बताइए दोनों जनों का, और किससे परेशानी है उसकी तस्वीर लाए हो? उन्होंने कहा एक मिनट, आप हमें गलत समझ रहे हो। हम एक मैसेज लेकर आए हैं। मैसेज? हाँ, संदेशा। किसका संदेशा है? सुनीता देवी जी का। जैसे ही इसने ये बोला, घर के सारे सदस्य इस कमरे में आकर खड़े हो गए। माँ ने संदेशा दिया है? तुम हो कौन दोनों? वो हम डॉक्टर हैं, और ये जो अक्लमंद इंसान है, इन्होंने अपने घर का पूरा पता बता दिया। अच्छा अच्छा, तो माँ आपके घर है? क्या कहा है माँ ने? सुनीता देवी जी ने कहा है कि वो जो मैं आखिरी में किसी के लिए तैयार कर रही थी, वो दंपत्ति आएंगे, उन्हें वो सामान दे देना, पूरा काम किया हुआ है। अच्छा, ये बताया क्या माँ ने कि वो कहाँ रखा हुआ है? हम पूरे घर में ढूंढ चुके हैं, हमें कुछ नहीं पता चल रहा। हाँ, वो तीसरे कमरे में इस वाली अलमारी में सबसे ऊपर रखा है। एकदम से इनके घर की जो बहू है वो गई फटाफट और देख कर आई, और अंदर आकर ये जो डॉक्टर मैडम है उनके पैर छूकर कहती है, माँ तूने बहुत बढ़िया करा बताकर, हमारे को बहुत ज़रूरत थी, ये पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ रखा है, और सारे पैसे लगे जगह बेकार हो जाते। तूने बहुत बढ़िया करा माँ, कुछ खाएगी? खिचड़ी बना लूँ तेरे लिए? ये जो एकदम डॉक्टर मैडम है, ये सुनीता देवी बन गई। ज़मीन पर जहाँ पर ये बैठा करती थी और अपने बाकी जो लोग आते हैं उनके लिए तैयार करती थी सामान, प्रेत बाधा किसी पर छोड़ने वाला, वहाँ जाकर बैठ गई। उसी तरह उसी पोस्चर में बैठी है, और सभी घर के लोगों ने हाथ जोड़ दिए। अरे माई आई है भाई, माई आ गई है, बैठो बैठो जरा, जिसके लिए जो करवाना पड़वाना है, माँ आ गई है, बैठो बैठो। अभी डॉक्टर साहब को समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, क्या कर रही हो तुम? खड़ी हो, यहाँ हमें बैठना नहीं है, बस हमें ये चीज़ कंफर्म करनी थी। अब हो गया ना कि घर पर वही थी। चलो यहाँ से खड़ी हो जाओ। डॉक्टर साहब बैठ जाओ, वरना जिसके शरीर के माध्यम से बात कर रही हूँ, इसे अपनी गुलाम बनाकर ले जाऊंगी। इनके पास कुछ नहीं था कहने को। ये कॉर्नर में जाकर बैठ गए। बच्चों को सभी को ऐसे देख रही है सुनीता देवी। इनके घर में 12 साल का एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम लिया बुलाया। इसे कैसे पता मैडम को कि इस घर में इतने साल का इतना छोटा बच्चा है? बाकी बच्चों के भी नाम ले रही थी, घर में बाकी सबको ना नाम लेकर बुला रही थी। मंजू कहाँ पर है?
हाँ बुला, मंजू को बुला। अच्छा अच्छा, और ज्योति का पैर का दर्द कैसा? अब ऐसे बात कर रही है जैसे इसी घर की हो। इसी घर की तो है। सुनीता देवी यहाँ पर करीब इस शरीर के माध्यम से 12-15 मिनट इनसे बात करती है और इन सबको आश्वासन देती है कि जिस घर में रुकी हूँ इस घर से एक की बलि चढ़ा दूंगी। सब लोग डॉक्टर साहब से कहते हैं आप अपना पता लिख दीजिए। डॉक्टर साहब ने बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी परेशानी के अपना नाम, अपनी वाइफ का नाम, कौन से अस्पताल में है, कब से काम कर रहे हैं, क्या स्पेशलिस्ट हैं, अपने घर का पता, फ़ोन नंबर, अपना सब कुछ बताया, एक कागज पर लिखा। और यहाँ सुनीता देवी के माध्यम से, मतलब अपनी वाइफ को ऐसे कागज पकड़ा दिया। ये सुनीता देवी ने देखा, कागज पढ़ा और सभी के सामने रख दिया। ये सब कुछ बोला जा रहा है, ये सब सुन रहे हैं डॉक्टर साहब। यहाँ से इन्हें कल्पना को लेकर जाना था किसी भगत जी के पास। अब किसे लेकर जाना है? अपनी वाइफ को भी या कल्पना को? दोनों में से किसको? थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। ये जब भी कोई ऐसी शक्ति आती है ना, वो बहुत ज़्यादा लंबा समय किसी इंसान के माध्यम से बात नहीं करती है। वो बात करेगी, सवाल का जवाब देगी, फिर हट जाएगी, फिर आएगी, फिर बताएगी, फिर हट जाएगी। ऐसे कर करके मैक्सिमम 10 से 12 मिनट मान के चलो। अगर 15 मिनट हो गए तो जिस शरीर को वो इस्तेमाल करके बात कर रही है वो मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगा। और ऐसा ही हो गया। ये जो मैडम है ना, ये यहाँ बेहोश हो गई। अब गाड़ी तक जाने में ना थोड़ी समस्या है। गाड़ी अंदर घर में, मतलब इस वाली गली में आ नहीं सकती थी। वहाँ तक लेकर कैसे जाएं? घर के किसी भी सदस्य ने हेल्प करने से मना कर दिया कि नहीं जी हम नहीं आ सकते बाहर, हमारे को तो जो बताया है पहले वो सारा चीज़ें तैयार करनी है और घर के बच्चे थोड़ी ना मदद कर पाएंगे। आप अपनी पत्नी को एक काम करो, कंधे पे ऐसे सहारा दो और ले जाओ। अब वो बेहोश हैं, कैसे लेकर जाएंगे? कोई ऐसा भी नहीं है कि ये इतना वज़न रोज़ ही उठा लेते हैं। सामने वो जो लोग थे जिनके घर ये गए थे, वहाँ से वो हस्बैंड वाइफ आए, उन्होंने हेल्प करी, इन्हें सपोर्ट दिया और डॉक्टर मैडम को गाड़ी तक पहुँचवाया। यहाँ से ये सीधा अस्पताल गए। अस्पताल जाने के बाद इमरजेंसी में चेकअप वगैरह कराया गया। ये जिस मतलब अस्पताल में आए हैं अपने वाले में ही, जिस बेड पर थे, इस बेड पे जो कागज़ पे एंट्री होनी थी, मतलब होता है ना कि आप इमरजेंसी में आए तो एंट्री कराई जाएगी, उस पर कल्पना देवी लिखा किसी ने। और ये चीज़ डॉक्टर साहब को पता चली करीब 15-20 मिनट बाद। इमरजेंसी में आए बेड पर और उन्हें फटाफट से ट्रीटमेंट देना शुरू करा गया कि सर क्या बात हो गई, मैडम ठीक है, मैडम ठीक है। हाँ वो कल रात कुछ ज़्यादा उल्टा सीधा खा लिया था, आप देखो ये थोड़ा सा अभी बेहोशी में है। उन्हें फटाक से, मतलब एक तो देखिए इमरजेंसी में सभी लोग तेज़ काम करते हैं, दूसरा इसी अस्पताल की ये डॉक्टर भी हैं और जो डॉक्टर होते हैं वो अपने ख़ास लोगों के, अपने सगे संबंधियों के इलाज नहीं करते हैं। हाँ मतलब ये मेरे को भी पता है, मेरे ख़ास दोस्त डॉक्टर भी है, वकील भी है, तो उन्होंने बताया कि भाई पॉसिबिलिटी रहती है मन में वो इमोशन वाली बात आ जाती है और कभी कभी हाथ कांपने लग जाते हैं, इसीलिए हम अपने किसी का भी इलाज नहीं करते हैं। ये साइड में खड़े थे, जो दूसरे डॉक्टर हैं वो देख रहे थे, तो साइड में वो क्या कहते हैं पर्चा था, रजिस्टर, जिस पे इनके बारे में फाइल बनती है ना जैसे, तो मैडम के बारे में लिखा हुआ था। तो ऊपर नाम सुनीता देवी। उन्होंने कागज़ को ऐसे फाड़ा और ऐसे उठा दिया इमरजेंसी में। ये किसने बेवकूफ़ी करी है, किसने बेवकूफ़ी करी है? अब सब लोग देखें क्या हो गया डॉक्टर साहब। तो इनके जो मित्र हैं जो मैडम को देख रहे थे, ठीक कर रहे थे, उन्होंने आकर पूछा कि क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहा है? ये नाम पता है ना मेरी वाइफ का? हाँ हाँ मैडम को कौन नहीं जानता डॉक्टर, ये नाम क्या रखा है? सुनीता देवी, बेड नंबर 13 और ये सुनीता देवी। ये किसने लिखा था? अब सब एक दूसरे की शक्ल देखें, नहीं पता जी। तो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि ऐसा है, यहाँ कैमरा लग रहा है, जिसने रजिस्टर में एंट्री करी है वो खुद बता दो, और अगर नहीं बताओगे ना तो मैं कैमरे में देखूंगा और उसके बाद स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। ये मजाक नहीं होना चाहिए, समझ आ रही है? कोई बोला ही नहीं, मतलब यहाँ पर जितने भी, इन्हें भी डॉक्टर्स ही कहेंगे जब इमरजेंसी में ये काम कर रहे हैं, कोई नहीं बोला। डॉक्टर साहब ने कैमरा चेक करवा लिया, फ़ोन करा इन्होंने और कहा कि ये इमरजेंसी में इस वाले कैमरे की मुझे फुटेज चाहिए अभी की अभी। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं आपके फ़ोन पे भेजता हूँ। तो फ़ोन पर जिस लड़की की वो लिखते हुए की वीडियो आई,
उसको जूम करके देखा, उसकी आंखें बंद है जिस वक्त उसने नाम लिखा है, और कुछ देर तक खड़ी रही है, फिर उसके बाद बाकी चीजें लिख रही है, फिर मैडम को देख रही है। वो उस वक्त क्या हुआ है नहीं पता, और ये अपनी वीडियो देखकर कह रही है कि नहीं सर, मैंने फाइल उठाई थी लेकिन लिखा नहीं था। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसके बारे में ये लोग कंफर्म नहीं है कि ये क्या चीज है। ये जो सुनीता देवी है गुजर चुकी है ना, तो अब इसका यहां पर रहने का मतलब नहीं बनता। ये अपने घर वालों की सपोर्ट कर रही है, गुजर गई है उसके बाद भी। मतलब विभू, दिव्या, कीर्ति, कल्पना और ये जो इनके ताई जी ताऊ जी हैं, इस घर में किसी की बलि और उसके बाद उनके काम बनने लग जाएंगे सुनीता देवी और उसके घर वालों के। क्या ऐसा होता है? क्या होता है नहीं होता है, जो हो रहा है इससे और ज़्यादा क्लियर क्या होगा। डॉक्टर साहब को ये सारी चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी, और सच में उसे जूम करके देखा तो उस वक्त आंखें बंद थी जब उसने नाम लिखा था, और नाम हिंदी में लिखा था, बाकी सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी थी। डॉक्टर साहब ने तुरंत अपने एक मित्र को फ़ोन करा जो पूजा पाठ में बहुत रहते हैं। उनके घर में हर महीने कोई ना कोई कीर्तन, भजन, संध्या होती रहती है, तो मतलब उससे कुछ राय ले लेंगे। उसने बेहतरीन बात बोली। उसने कहा कि भाई जो चीज़ तू बता रहा है, पहली बात ये होती है, ब्लैक मैजिक, आत्मा, काला जादू वगैरह सब कुछ होता है। तू डॉक्टर है, मेरी बात मानेगा नहीं, लेकिन मैं पंडित जी को कॉन्फ्रेंस पे ले रहा हूँ, उनसे राय ले, और वो जो बिटिया तेरे घर आई है ना, उसे और अपने बच्चों को अपने छोटे भाई के घर भिजवा आज ही। कम से कम ये चारों बच्चे सुरक्षित रहेंगे। भाभी पर जो समस्या है उसके सॉल्यूशन के लिए मैं पंडित जी को फ़ोन पे लेता हूँ। बात बिल्कुल ठीक बोली थी कि अभी वो जो भी सुनीता देवी करके तू बता रहा है, अभी भाभी के माध्यम से घर से बाहर है। वो घर तक पहुँचेगी तो तुम दोनों के किसी शरीर के माध्यम से ही ना, या किसी चीज़ पर आएगी, वो चीज़ लेकर तुम घर जाओगे। तो एक मिनट, मैं पंडित जी को फ़ोन पर लेता हूँ। पंडित जी ने कहा कि बेटा, अस्पताल में ठीक है तुम इलाज करा रहे हो, लेकिन यहाँ से सीधा घर मत जाना, तुम दोनों पहले मेरे पास आना जब भी उन्हें छुट्टी मिलती है। कह रहे नहीं पंडित जी, वो अभी काफ़ी ठीक है, मेरे सामने ही है, और न जाने उस वक्त कैसे बेहोशी सी हुई थी, यहाँ पर आने के बाद 5-1 मिनट में ही से थोड़ा आराम सा दिख रहा है, तो हम 1 घंटे में मैक्सिमम आ जाएंगे। फिर अपने दोस्त का नाम लिया कि तू भी आ सकता है। उसने कहा हाँ, पंडित जी के घर से मैं 10-5 मिनट की दूरी पर हूँ, मैं आ जाऊँगा। अब यहाँ से ये दोनों डॉक्टर गाड़ी में बैठे। मैडम को कुछ याद नहीं कि क्या हुआ था, और वो तो ये कह रही थी कि एक बात बताओ, आज संडे है, हमें किसी को देखने आना नहीं था, तो हम अस्पताल क्यों आए हैं? डॉक्टर साहब ने कहा कि वो मुझे किसी ने फ़ोन करके बुलाया था, इसलिए आया था। तो मैं क्यों आई थी? अरे तुम्हें भी मैं साथ लेकर चला था। अच्छा ठीक है, घर पे बच्चों के लिए ना कुछ बाहर से ले लेते हैं। ये जो मैडम है ना, डॉक्टर साहब, नाम इनका अलका है, ये सच में नहीं जानती किसी सुनीता देवी के घर से होकर आ रही हैं। इन्हें नहीं पता, इन्हें कुछ भी याद नहीं कि हम सुबह किसी के घर गए थे, उसने सब कुछ बताया था, फिर सामने वाले घर पे गए थे, हमने ये सब कुछ बोला था, नहीं पता। इन्हें बस ये ध्यान है कि रात सोई थी, उसके बाद उठी हूँ और अब गाड़ी में हूँ, बीच का समय कुछ याद नहीं। ये सीधा यहाँ से पंडित जी के घर पे पहुँचे तो इन्होंने गाड़ी बंद करी, उतरने लगे तो वाइफ की तरफ देखते हैं कि उतरो। उसने कहा यहाँ कहाँ गए? अरे मुझे कुछ काम है। तो ये हंसते हुए बोलती है कि यहाँ कुछ ना होने का, क्या करने की सोच रहा तू? कौन हूँ मैं, पता है ना मेरे बारे में? तू यहाँ कहाँ ले आया मुझे, मैं कहीं ना जाने की। तभी पंडित जी गेट पर आ गए। पंडित जी ने देखा, उन्हें हाथ जोड़े तो उनका मित्र भी, डॉक्टर साहब का मित्र भी आया हुआ था। देखा आजा, तो पंडित जी ने साफ ये बोला, अरे वो खुद नहीं आएंगी, हमें जाकर उन्हें बुलाना पड़ेगा। अब वहां से पंडित जी आए, दरवाजा खोला, हाथ जोड़ा, देखा, अरे अम्मा कैसे, बच्चों के साथ कैसे? अपने छोटे बेटे के घर पे भी आ कभी, आजा। जैसे ही उसने ये बोला, ये डॉक्टर अलका बिल्कुल आराम से उतर के दरवाजे के पास लगकर खड़ी हो गई। मैं कहीं ना जा रही। हाँ हाँ मुझे भी पता है, तू भी जानती है। अभी डॉक्टर साहब, अगर आपकी परमिशन होगी तो हम वो काम कर पाएंगे। जी जी बताइए मुझे क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, जो करेंगे हम करेंगे। जो पंडित जी हैं, बड़े भाभी को बुलवाया,
ये बैचलर थे, बाल ब्रह्मचारी हैं। ऐसी जगह पहुंचे हैं ये लोग इत्तेफाक से जहां इन्हें 100% आना चाहिए था। होता है शुरुआत में जब ऐसी समस्या होती है, हम दसियों लोगों से मिलते हैं, पंडित, मौलवी, उतारा करने वाले, आधे से ज़्यादा बहरूपिये और पैसे खाने वाले मिलते हैं। माफ़ी चाहूँगा ये बोलने में, लेकिन ऐसा होता है। जब तक आप किसी सही के पास नहीं पहुँचोगे तब तक बहुत सारे गलत मिलते चले जाएंगे। फिर आपका विश्वास इन विद्याओं पर, पंडित पर, सभी पर से हटता चला जाएगा कि यार ये कुछ नहीं करते, इनके पास जाने के बाद 10-5 दिन का आराम रहता है, उसके बाद दोबारा समस्या हो जाती है। वो उतने दिन के लिए ही रोकते हैं। हाँ, अगर एकदम से आपको आराम मिल जाएगा तो दोबारा कैसे आओगे? काम, खर्चा, व्यापार सबको देखना पड़ता है ना, समझ रहे हो? और जो ये काम करते हैं उन्हें इस वीडियो के माध्यम से मेरी बातें बहुत खटक रही होंगी, बुरा लग रहा होगा। मैंने गलत क्या बोला है? बात तो सही करी है। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास विद्या नहीं है, बस ये है कि कम से कम मैं अगर किसी की मदद हो जाए तो इंसान तो वैसे ही बहुत परेशान है किसी चीज़ को लेकर, है ना? पैसों से क्यों परेशान करना? खैर, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। ये जो पंडित जी हैं, इन्होंने बड़ी भाभी को बुलवाया। जो भाभी हैं उन पर ये मैं नहीं कहूँगा कि किसी सिद्धि की वजह से देवी जी उन पर आती हैं ना। हमारा इंसानी शरीर इतना मतलब क्या बोलूँ, एक सही शब्द क्या रहेगा, हमारी इतनी औकात नहीं है, हमारे इंसानी शरीर की इतनी औकात नहीं कि कोई भी ईश्वर, देव, देवी उन पर आ जाए। उनकी तो हल्की सी परछाई आएगी तो इंसान का शरीर फट जाएगा। ठीक है, एक तरह की बस कोई झलक आती है। ठीक है, ये भी नहीं कहूँगा कि किसी पर ऐसा कुछ आप देख रहे हो तो वो बहरूपिया है, नहीं। सिद्धि करने से बहुत ज़्यादा आप अगर ईश्वर के करीब होते हो, उन्हें बुलाना चाहते हो, तो आपके शरीर के माध्यम से ईश्वर सामने वाले की हेल्प करते हैं, और होता है ये। जो भाभी आई हैं उन्होंने सिद्धि कर रखी थी। आई, आते के साथ ही उन्होंने देखा डॉक्टर मैडम को। नाम क्या है बेटा? वो बोली अलका। ना ना, मैं तेरा नाम पूछ रही हूँ। तब उसने मुंह नीचे करके बोला सुनीता। पूरा नाम बता। सुनीता देवी। तो देवी जी, आप इस घर तक कैसे पहुंच गई? यही लेकर आई है। और ये सारी बातें घर के बाहर हो रही थी। चल चल, मेरे पीछे पीछे चल जरा। अब ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बात कैसे कर रहे हैं, पता है आप कितने सीनियर डॉक्टर हैं? उन्होंने कहा आपके वाइफ से तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। आपकी पत्नी का नाम अलका है, डॉक्टर अलका जी। तो आप अगर हमें हमारा कार्य करने देंगे तो सही रहेगा। जब आप अपने अस्पताल में कोई इलाज करते हैं, क्या दूसरे की बातें कोई वैल्यू रखेंगी आपके लिए? नहीं नहीं, सॉरी, माफ़ी नहीं, बस आप सहयोग दीजिए, आपकी वाइफ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। अंदर घर में बिठाया, सारी बातें ये जो भाभी है, जो डॉक्टर को देख रही हैं, उन्होंने बताई। उन्हें क्या पता अभी तक क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इन्होंने सारी बातें बोलनी शुरू कर दी और ये कह रही कि सारा चित्र चल रहा है मेरे सामने। आपकी जो बिटिया घर पर आई हुई है, कौन है वो? उन्होंने बताया कि जी मेरे छोटे भाई की बेटी है कल्पना। हाँ, आपकी बेटी और आपके 3 बच्चे 7 दिन तक घर पर आपकी धर्मपत्नी को देखेंगे नहीं। यहां पर जो पूजा मैं करूंगी उसके बाद आपके घर पर पूजा होगी और 7 दिन के लिए कुछ चीज आपके घर में रखी जाएगी। उसके बाद उसकी मुक्ति शमशान घाट में होगी और वो आप करके आओगे। अगर आप इन सारी बातों के लिए एग्री करते हो तो मैं करूं पूजा। उन्होंने कहा जी जी, आप बताइए मुझे। जेब से पर्स निकालने लगे कि कितने रुपए देने होंगे। उन्होंने कहा ये नहीं चाहिए हमें, समझ आ गया, बस आप घर जाइए और वो जो बिटिया है उससे कहिए जो कपड़े पहने थे उसने आते में वो ले आए। उसमें आपका टी शर्ट, लोअर, जीन्स जो भी है, सिर्फ एक कपड़ा ले आओ। तो इनके जो डॉक्टर साहब के दोस्त बैठे हैं उन्होंने कहा मैं जाता हूँ घर, तू यहीं रहे भाभी के साथ। ये घर गए, फ़ोन कर दिया था। आपको पता है वहाँ जब घर पहुँचे तो ये कल्पना, विभू, दिव्या, कीर्ति सभी लोग ना कैरम बोर्ड खेल रहे थे। ये बिल्कुल नॉर्मल है, कल्पना जैसे आप और हम हैं ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मल। ये आई, अंकल को देखा सभी बच्चों ने। हाय अंकल, मम्मा पापा कहाँ हैं? उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। हाँ, वो मेरे घर पे है और घर पर कोई पूजा चल रही है। और बातों बातों में उन्होंने बताया था कि कल्पना कौन है। कल्पना ने कहा हाँ अंकल मैं हूँ। बेटा आप कौन सी ऐसी ड्रेस पहन के आए थे
भाभी कह रही हैं कि मेरे बच्चे के लिए भी सेम वैसी टी शर्ट जीन्स जो भी आपने पहना था। अच्छा, जब मैं आई थी जो मैंने पहना था? हाँ बेटा। अंकल वो तो नॉर्मल सी एक कुर्ती थी, थोड़ी उस पर फैब्रिक अच्छा था। हाँ बेटा जो भी है ना, लेकिन वो तो अभी हमने वॉश के लिए वॉशिंग मशीन में अभी सुबह ही डाला है। हाँ बेटा ले आ। वॉशिंग मशीन में अभी साफ़ नहीं है वो। अरे बेटा कोई बात नहीं, और मैं इसी काम को आया हूँ। अच्छा। ये गई कल्पना और उसे एक पैकेट में करके दे दिया। अंकल ये पहना था मैंने। चलो बच्चों तुम सब खेलो। और हाँ, मैं ये बात बताना भूल गया, अभी कुछ देर में गाड़ी आ जाएगी और विभू, दिव्या, कीर्ति और आप बेटा कल्पना आपके घर जा रहे हो। मेरे घर? लेकिन अभी ऐसा ताई जी ने कुछ बताया नहीं। मैं बात करा दूंगा, जब तक आप सब लोग अपने अपने कपड़े वगैरह पैक कर लो। सब बहुत खुश कि भैया अब तो छुट्टियों में मज़े करेंगे, क्योंकि कल्पना का घर एक तो बहुत आलीशान, उसमें फैसिलिटीज़ दुनिया भर की, स्विमिंग पूल भी है, पैसे वाले बताए थे मैंने आपको, है ना। और ये विभू, दिव्या, कीर्ति को तो बहुत अच्छा लगता है कल्पना के घर जाना। उसके मम्मा पापा ऐसा खर्चा कराते हैं, मतलब ये बता रहे थे कि एक बार विदेश चले गए थे और बताया भी नहीं था। मतलब डॉक्टर अलका और डॉक्टर साहब को ये बताया नहीं था चाचा ने, और सभी के उसने टिकट वगैरह करा रखी थी इनके चाचा ने, और सब लोग घूमने चले गए। ये जो डॉक्टर साहब के दोस्त हैं वापस पहुंचते हैं, कल्पना का वो जो पहना हुआ कुर्ती था वो रखते हैं सामने और पूजा शुरू होती है इनके घर। तभी ये जो डॉक्टर साहब है इनके फ़ोन आता है इनके छोटे भाई का कि भैया अभी कल्पना का फ़ोन आया था, सभी बच्चे आ रहे हैं, घर पे सब ठीक है। भाई ऐसा है कि अस्पताल में ना एक केस बिगड़ा हुआ है, उसको देखने के लिए हम दोनों को अस्पताल में ही रुकना पड़ रहा है। बहुत समस्या चल रही है, इसलिए बच्चों को हम अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहे। तू समझ सकता है? हाँ हाँ इट्स ओके, मैं गाड़ी भेजता हूँ, तुझे भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक कैब कर दी है। उसका ट्रैवल का काम है मेरे मित्र का, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है चीज़ें। ठीक है आप बच्चों को यहाँ भिजवा दो। आप दोनों ठीक हो ना? और भाभी कैसी है? वो अभी पेशेंट के साथ हैं, वो देख रही है, मैं बात कराता हूँ तेरी बाद में। ठीक है भाई, आप कोई मेरी हेल्प चाहिए हो तो बताइए। नहीं सब मैनेजेबल है, कोई नहीं। यहाँ से जो सुनीता देवी है उसको रोका गया, और सुनीता देवी इतनी कठिनाइयाँ पैदा कर रही थी जिसमें ये भगत जी को बैठना पड़ा। वरना जिन पे सिद्धि है, जिन्होंने एक देवी को प्रसन्न कर रखा है, उनके शरीर के माध्यम से देवी जी मुक्ति दे रही हैं सामने वाली प्रेत आत्मा को, वो कंट्रोल से बाहर जा रही थी। तब ये जो ब्रह्मचारी हैं बालाजी के भगत, उन्हें बैठना पड़ा। अब जब हनुमान जी की ताकत और देवी माँ का आशीर्वाद होगा तो कौन से प्रेत की औकात है जो कि कुछ खेल जाए। यहाँ पर बालों से पकड़कर ज़मीन पर बैठा दिया, और ये सुनीता देवी कैसी दिखती है ना, उसकी झलक तक देखिए इन्होंने, डॉक्टर साहब ने। अब क्या कहोगे, यकीन नहीं करते? उन्होंने साफ बता दिया था कि माथे पे बड़ी सी बिंदी कर रखी थी, उसने एक बहुत लंबी चोटी कर रखी थी, चोटी के नीचे कॉर्नर में एक साइड घुंघरू टाइप के कुछ बंधे हुए थे, हाथ में यहाँ से यहाँ तक न जाने कितनी चीज़ें पहन रखी थी, एक बहुत बड़ा नथ पहन रखा था, दोनों कानों में 8-10 कुंडल पहन रखे थे। वो झलक देखिए सुनीता देवी की। किस पर? डॉक्टर अलका पर। उस वक्त ये जो डॉक्टर साहब बैठे हैं ना, ये बेहोश हो गए थे। इन्होंने कहा था कि मुझे मेरी वाइफ अलका दिखी नहीं, कोई बूढ़ी सी औरत बैठी हुई थी। यहाँ पूजा हो जाने के बाद डॉक्टर अलका, डॉक्टर साहब और इनके फ्रेंड घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद आधे 1 घंटे बाद ये पंडित जी भी आए थे। इनके घर में पूजा करी गई, और इन्होंने बिना कुछ बताए ये बता दिया कि यहाँ पर वो बैठी थी, यहाँ उसने ये किया था, यहाँ ये हुआ था, सब कुछ बता दिया। जब ये घर पहुँचे तो चारों बच्चे अपने चाचा के घर के लिए निकल चुके थे। इनके घर पर 7 दिन की पूजा हुई, और एक बहुत अजीब बात बताऊं, 7 दिन तक जिस घर के कॉर्नर पर इन्होंने एक कलश बनवा कर रखा था, वहां रोज रात को एक औरत बैठी हुई दिख रही थी। पूरे घर में कोई नहीं है। वो जो दीदी इनके काम करने वाली है ना, उन्हें मना कर दिया था कि आप अभी 10-12 दिन नहीं आओगे। रोज दिख रही है। पंडित जी ने कहा था कि आपके मन में डर आए या कुछ भी हो ना, तो आपको उस तरफ दोबारा देखना अगर एक बार झलक दिख जाए, और बस ऐसे निकल जाना सामने से जैसे कोई है ही नहीं घर में। वो आपको आवाज़ देगी, आपको बुलाएगी, चिल्लाएगी, रोएगी, सब चीज़ें इग्नोर करते चलो। 7 दिन तक उसकी किसी बात का जवाब नहीं देना। दोनों को, डॉक्टर अलका को भी और हस्बैंड को भी। सोचिए कितनी हिम्मत का काम है कि आप पूरे घर में अकेले हो और जिधर से निकल कर जा रहे हो वहाँ पर रोज़ रात को कोई बैठी हुई दिख रही है।
और ये वही औरत है जो कभी नाम लेकर बुलाती है, कभी इनके बच्चों की आवाज़ में बात करती है, विभू, दिव्या, कीर्ति बन जाती है, कभी कल्पना बनकर बोलती है रात के 2:30-3 बजे, ताई जी भूख लग रही थी, कुछ खाने को दे दो। और ये दोनों ऐसे, ये कहते हैं कि हमारे पैर कांपते थे रोज रात को। ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें अस्पताल में रहने में कंफर्टेबल रहता था। 2 रात तो ये घर पर ही नहीं आए थे। दिन में घर पर हैं, भैया ऑफिस से मतलब अस्पताल से फ़ोन आ गया, चले गए, लेकिन रात को वहाँ चले गए, नहीं रुक रहे घर पे। इनका जो दोस्त है मदद के लिए, एक बार वो भी रुका था यहाँ घर में। उसने भी अपनी आंखों से क्लियर देखा है कि एक औरत बूढ़ी सी उसी जगह बैठी है, उसी कलश की जगह। कलश नहीं है वहाँ, लेकिन वो औरत बैठी है। 7 दिन के बाद जब इनकी पूजा कंप्लीट हुई तो शमशान घाट में इन्हें एग्जैक्टली 3 बजे वो चीज़ मिट्टी में दबानी थी। ये पहले पहुंच गए थे और इंतज़ार करते रहे, पंडित जी वगैरह सब थे इनके साथ, और ये डॉक्टर साहब ने और डॉक्टर अलका ने ही उस कलश को मिट्टी में दाबा था। और ये काम उस वक्त करना होता है जिस वक्त गलती से भी किसी की नज़र ना पड़े और आपका पैर कम से कम 24 महीने तक उस चीज़ के ऊपर नहीं आना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। और ये कहते हैं कि नितिन, हमें इतना भय, इतना डर अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं लगा था। और आज भी उस जगह से आते जाते हैं ना घर में, तो ये डर रहता है कहीं वो दोबारा नहीं दिख जाए। मतलब अब पॉसिबिलिटी नहीं है, उतारा हो चुका है उस शक्ति को, उस प्रेतात्मा को, प्रेतात्मा ही कहूँगा, उसे मुक्ति मिल चुकी है या बांध चुके हैं। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।